हेलो नमस्कार साथियों, मैं अभिलाष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ, किसी भी बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान बराबर एक सिद्ध कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए करते हैं। क्या है, पहला है दिया है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री बटे क्या है और है यहाँ पर साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान बराबर सिद्ध करना है एक के। हमें इसे हल करके पूरा एक के बराबर सिद्ध करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र है त्रिकोणमिति अनुपात जिसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। जहां पर आपको ऐसा दिखेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। और कहीं पर दिया होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अगर ऐसे रहेगा तो हम साइन थीटा में चेंज कर देंगे। ऐसे रहेगा, केवल ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमें दिया है कॉस थीटा प्लस कॉस 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। तो देखो, हमें क्या दिया है कॉस 15 डिग्री, तो यहाँ थीटा की दर पर क्या है, यहाँ पर 15 है। तो देखो यहाँ 90, तो यहाँ हल करेंगे हम। यहाँ पर लेंगे एल एच एस लेंगे जब, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें कि यहाँ 15 आ जाए। तो 90 में से 15 घटा, कितना घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखो 75 में जब 15 जोड़ेंगे, इसे इतना लिख सकते हैं हम, कॉस 15 डिग्री को हम 75 लिख सकते हैं। जब 90 में से 75 घटेगा तो 15 ही आएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर प्लस लिखा है और कॉस 75 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 75 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। जब 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 तो आ ही जाएगा। तो ऐसे आएगा। और नीचे क्या है, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज ही कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, साइन 15 डिग्री प्लस और यहाँ 75 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम नहीं चेंज करेंगे, साइन 75 डिग्री इतना हो जाएगा। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस पूरे के दर पर हम साइन 75 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि देखो फाइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा की दर पर क्या है, थीटा की दर पर 75 है। तो हम यहाँ थीटा की दर पर 75 लिख देते हैं, ऐसे होगा। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 15 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की दर पर 15 है, तो इसलिए हम थीटा की दर पर 15 लिख दिए हैं। और यहाँ पर कितना है नीचे देखो, साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इतना है। अब देखो यहाँ पर हम इसे व्यवस्थित करेंगे, जब हम साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री बटे, अब जब हम इसे ये 75 को इस तरफ लाओ, तो यहाँ है साइन 75 डिग्री और इसे इस पार करो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखो
साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री से साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया 1। तो यही आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें केवल इतना ही करना है, ये सूत्र ये है 90 डिग्री का जो होता है ना एंगल, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये जो 15 है ना, कॉस 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री, या तो आप इसे तोड़ सकते हैं और इसे लिखा रहने दे सकते हैं, या फिर इसे आप तोड़ सकते हैं। दोनों में एक तोड़कर आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए एक आ चुका है यहाँ पर। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है cos थीटा 13/5, cos थीटा 13/5 का मान है, cos थीटा का मान है 13/5। तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर 13/5 इतना दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो, हम जब यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 13/5 इतना दिया हुआ है, तो इसे हम देखो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन बराबर 1/, कॉसेक बराबर 1/साइन होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो देखो लाल बटे कक्का ये होता है। तो देखो यहां पर हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये त्रिभुज है। तो देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है कॉस का उल्टा। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो हमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा का मान इतना दिया हुआ है। तो इसे हम निकालेंगे, माना यहाँ पहले मानेंगे, ये जो अनुपात में है ना, जब इसे अनुपात से तोड़ेंगे, जब लिखेंगे एक एक, तो यहाँ लंब का मान जो होगा, कर्ण का मान, कर्ण का जो मान होगा 13, आप यम भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम आपने क्वेश्चन किया होगा, जब हम अनुपात से हटाते हैं तो उसमें कुछ चर संख्याएं रख देते हैं, इसीलिए यहाँ चर संख्या रखे हैं। कर्ण ये हो गया, और ये लंब है ना, तो लंब कर्ण बटे लंब, लंब क्या है 5 इतना हो गया। तो कर्ण का मान क्या है, मान लो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये भुजा क्या है, ये है। देखो मान लो यहाँ पर ये क्या है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ मान लेंगे हम इसके सामने वाला, और लंब क्या है 5 मीटर, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, हम निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। तो tan क्या होता है, tan का जो मान होता है, tan थीटा का मान जो होता है लंब बटे आधार। तो कॉट उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का मान होगा, कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो हमें देखो आधार का मान, ये आधार है, इसका मान किसी तरह पता करना होगा। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब 5, 13 यम, यहाँ लिखेंगे यम, और यहाँ लंब का मान कितना है 5 यम, इतना हो जाएगा इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। यहाँ 13 का यम करें स्क्वायर करेंगे तो 169 यम स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 25 यम स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो देखो अब हम इसे इस तरफ लाएंगे जब, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 169 यम स्क्वायर माइनस 25 यम स्क्वायर बराबर
आधार का वर्ग। अब इसे जब घटाएंगे 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा और 1 तो कितना आ गया, यम स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग। तो यहाँ आधार का वर्ग क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग यहाँ आ जाएगा 144 यम स्क्वायर। तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा, आधार ये वर्गमूल, ये स्क्वायर उधर हटेगा तो वर्गमूल में चला जाएगा ये स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, यहाँ ये किसका वर्ग होता है 144, 12 बराबर 144, तो यहाँ लिखेंगे 12 मीटर। ये यम है, स्क्वायर है तो केवल यम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 12 यम। आधार कितना आ गया 12 मीटर यम। तो हमें क्या निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ये cot थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा लंब, इसका उल्टा कर देंगे तो cot थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा का मान आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, यहाँ पर आधार है BC, और लंब क्या है, लंब थीटा के सामने वाली भुजा AB। तो BC का मान कितना आ गया 12 मीटर, AB का मान कितना आ गया, AB का मान है हमारा 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 12/5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसे आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें क्या पूछा था, हमें cot थीटा का मान पूछा था, इसलिए हमें केवल दिया था कर्ण और लंब और आधार इसमें चाहिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के पूरा सॉल्व कर लिए। यहाँ पर आधार आ गया तो cot थीटा का मान हम रख दिए, आ गया पूरा आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इसे हम मेट देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है एक त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। मान लो यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज है ABC, इसके अंतः कोण है। तो कह रहा है कि ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि सेक, क्या दिखाना है हमें, सेक B + C/2 का जो मान है कॉसेक, यहाँ कॉसेक A/2, हमें सिद्ध करना है कि सेक B/2 का जो मान है कॉसेक A के बराबर है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं हम। यहाँ हमें सिद्ध करना है, मतलब ये जो पक्ष है इनमें से एक पक्ष लेकर आपको इसे सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखो आपको पता ही होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो केवल आपको इतना ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा। यहाँ पर AB ना लिखो आप, कोण मत लगाओ। ABC का जो मान है 180 के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है इसमें, देखो इसमें निकालना है हमें B + C। तो हमें B + C का मान निकालना है। तो हमें B + C, तो ये जो A है ना इस तरफ भेज दो, 180 - A इतना हो जाएगा। तो देखो ये इतना आ गया। त्रिभुज के, यहाँ लिख लेना आप, त्रिभुज का कोण योग, त्रिभुज का कोण योग गुण होता है ये। तो देखो हम एक पक्ष इसमें कोई ले लेते हैं, मान लो हम इसे लेंगे LHS। तो यहाँ लिखेंगे LAS, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे हम। तो इसमें कितना दिया हुआ है, सेक B + C/2 बराबर, हमें कितना सिद्ध करना है, हम केवल इसको लेंगे, इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें
हमें क्या दिया हुआ है b प्लस सी का मान समीकरण ए में कितना है, इसमें क्या आया है 180 माइनस ए, तो इसी का मान इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ पर सेक b प्लस सी का मान कितना है 180 माइनस ए बटे 2, इतना रख दीजिए। अब इसे हल करिए, जब इसे हम हल करेंगे तो देखो अभी हम हल करेंगे जब इसे सेक 180, अब देखो 180 बटे 2 लिख सकते हैं इसे 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, क्योंकि इसे आप जब घटाओगे कैसे घटाओगे, इसे एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, तो हम तोड़ लिए हैं इसे। तो देखो अब अंदर तोड़ो इसे, देखो 2 नवा 18 मतलब 90 दूना 180 होता है, तो सेक 90 माइनस ए बटे 2। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये होता है। तो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है सेक 90 माइनस ए बटे 2 इतना दिया हुआ है, और यहाँ देखो सूत्र क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक कितना ए बटे 2, इतना हम लिख सकते हैं। देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो यहाँ भी तो उसी तरह है सेक 90 माइनस थीटा के दर पर क्या है ए बटे 2 है, तो सेक थीटा के दर पर थीटा लिखते थे, यहाँ पर ए बटे 2 है तो ए बटे 2 लिख देंगे, तो यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। देखो कॉसेक ए आ गया यहाँ पर, यहाँ भी आ गया आंसर, तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा, पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तो आइए करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, माना अब पहले हम मानेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है √3 सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम मानेंगे, तो हम इसके विपरीत मानेंगे, तो माना हम मानेंगे माना √3 परिमेय संख्या है। हम मान लिए यहाँ पर दिया है कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लिए हैं कि √3 अपरिमेय संख्या। आपको इसी स्टेप का फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपरिमेय संख्या है तब जब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ √3 तो को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां यहाँ लिखेंगे जहां p व q सह अभाज्य संख्या है, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0 के। ये आपको करना है, जहां p व q ये जो है ना सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हल करिए इसे पक्षांतर करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा q √3 बटे p, इसे इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर q √3 गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करो तो देखो ये उधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो अब इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करने पर, इसका जब वर्ग करेंगे q √3 का वर्ग बराबर p का वर्ग, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3q², क्योंकि आप जब वर्ग करते हैं, जैसे यहाँ पर √2 का वर्ग किए हैं आप, तो √2 गुणे √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो दो जब रूट का रूट गुणा होगा तो यहाँ पर केवल जो अंदर होगा वही निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, देखो 3 का वर्ग था तो 3 आ गया, यहाँ q है तो q² आ गया,
तो और यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर। अब देखो ये 3 जो है ना ये नीचे भेज दो आप इसके, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, ये हो गया। ये जो है ना इसके नीचे भेज दिए। अब देखो हमें क्या पता है इसमें, देखो देखिए गौर से आप, 3 जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमें एक प्रमेय पता होने चाहिए। हमें पहली प्रमेय दिया हुआ है 1.3 कि यदि कोई संख्या उसके वर्गों को विभाजित करेगी तो वह संख्या उसके उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 3 क्यू पी स्क्वायर को 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तब क्या 3 जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तब 3 पी को भी विभाजित करेगी। तो यह 3 जो है 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 3 जो है ना इसके वर्ग को नहीं केवल पी को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे माना p बटे 3 बराबर हो जाएगा यम। ये इसको वर्ग को विभाजित करती है और इस अब यहाँ माने हम 3 जो है ना p को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 3 यम, इतना लिख लो। समीकरण 2 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो। अब देखो p का जो मान है समीकरण 1 में रखिए, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ स्पेस की कमी है तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ लिखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखिए आप क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। तो p का मान कितना है 3 यम है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 3 यम का स्क्वायर बटे 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 यम स्क्वायर बटे 3। अब देखो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 3 यम स्क्वायर। अब ये 3 जो है ना इसको नीचे भेज दो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर यम स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर से आपको क्या मिला, 3 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। यही बात आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तब 3 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तब 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। तो यहीं पर आपको इसे भी लिखना है, तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Q बटे 3 जो बराबर हो जाएगा यन के, क्योंकि यहाँ लिखे 3 क्यू को क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तब 3 क्यू को विभाजित करती है। यह आपकी प्रमेय है 1 पॉइंट में। तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर 3 यन, इसे आप मान लो समीकरण 3। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जहां P व Q अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। तो यहाँ पर देखो हमें क्या पता चला, P व Q का अभाज्य संख्या होती है। तो देखो P 3 गुणे यम, Q 3 गुणे यन। अब देखो अब अभाज्य संख्याओं का HCF केवल 1 होता है, तो यहाँ पर देखो HCF इन दोनों कितना आया 3, उभयनिष्ठ है ना, तो इन दोनों संख्याओं का HCF 3 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो P व Q अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है अभाज्य संख्या है, तो यही हम लिखेंगे। चूंकि
पी व क्यू सहाभाज्य संख्या नहीं है, जो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी व क्यू सहाभाज्य संख्या है। तो यही हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 व 3 से हम पाते हैं कि समीकरण 2 व 3 से हम पाते हैं कि पी व क्यू अभाज्य संख्या नहीं है। सहाभाज्य संख्या नहीं है। सहाभाज्य संख्या वो होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखो 3 उभयनिष्ठ संख्या, लासा क्या होता है, लासा एचसीएफ क्या होता है, मान लो यहाँ पर 4 दिया है, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 दिया है, 2 तिहाई 6। अब एचसीएफ क्या होता है, इनमें उभयनिष्ठ है, यही तो एचसीएफ होता है। लेकिन सहाभाज्य संख्या होती है जिसका एचसीएफ ही ना हो, केवल एक हो। तो देखो जैसे यहाँ पर 9 3 गुणे 3 और यहाँ पर लिख दें 7 गुणे 1, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो देखो इनका एचसीएफ केवल 1 आता है, लेकिन मान लो यहाँ पर P व Q संख्या है, P का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3m, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे m, और Q का जो होगा यहाँ पर कितना है, 3n, 3 गुणे n। अब देखो इसका उभयनिष्ठ कितना आ गया, 3, तो हमें क्या है प्राप्त हुआ, सहाभाज्य संख्या केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, तो यही इसका विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q सहाभाज्य संख्या है। हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q सहाभाज्य संख्या है। हमें यहां लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने यहाँ क्या मान लिया था, P व Q सहाभाज्य संख्या है, तो यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः √3 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो इस प्रोसेस का प्रयोग करके आप हल करेंगे। तो मुझे आशा होगी कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या आपको बात ध्यान में रखनी है कि सहाभाज्य संख्या यही पूरे क्वेश्चन को बदल देता है, यही से सिद्ध हो जाता है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको ये पूरा लिख कर आना है। तो अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, तो अगला प्रश्न को लाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गुणनखंड 3x² - 2 √3x + 2 = 0
2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन में, तो आइए इस प्रश्न को भी करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का किस कह रहा है कि इनके मूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, इसे इसमें पहले गुणा कराओ, 3 दूना 6 होता है। अब हमें ऐसा गुणा कराना है कि गुणा करने पर 6 आए और घटा जोड़ने पर, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ने पर 2√6 आए। तो ये आपको करना है। तो देखो 6 को तोड़ो, 2 तिहाई 6 होता है। अब देखो 2 तिहाई 6, 2 में से 3 जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ो 6 आता है, लेकिन हमें 2√6 लाना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर हम करेंगे √6 को √6 से गुणा करेंगे जब, तो 6 आएगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया है कि जब हम रूट की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो वही संख्या निकल कर आती है। तो यहाँ √6 को √6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर रूट केवल 6 आएगा। और जब इस √6 प्लस √6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 को √6 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस √6 प्लस √6, इसके दर पर ये लिख सकते हैं, यक्स है तो यक्स लिख दो, प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया। अब ये जो है यक्स है ना, इसको अंदर गुणा कराओ, तो इसे कराएंगे 3x² माइनस, ये माइनस चला जाएगा अंदर, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो यक्स अंदर आ जाएगा, ये यक्स इधर से भी आएगा, माइनस भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर √6x आ गया। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस की दर पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर √6x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया। अब देखो अब दो संख्याओं, यहाँ पर इसका कॉमन ले लो, इस दोनों में कॉमन ले लो, इस दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कितना आएगा कॉमन, तो यहाँ पर जब लेंगे हम तो यहाँ देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर √6 क्या है, √2 गुणे √3 का जब हम गुणा कराएंगे तो भी इतना 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको नहीं आता है तो इसे तोड़ देता हूँ मैं। तो देखो √3 गुणे √3x², ये हो जाएगा। इसे ऐसे तोड़ लेंगे हम, ऐसे तोड़ लेंगे, √3 गुणे √3x², जब √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो केवल 3 ही आएगा। इसी तरह माइनस √6 क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3x, इतना लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, √6 हो जाएगा। और यहाँ माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर √2 गुणे √3, इसको भी कर सकते हैं यक्स, प्लस √2 गुणे √2। आपको मैं ये पूरा तोड़ कर बताया हूँ। जब आप इसे ऐसे तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या होता है। तो देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, हमें √3 मिल रहा है, √3 मिल रहा है इसमें देखो, तो आप √3 और यक्स भी मिल रहा है तो यक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ √3 इसे मेट देता हूं मैं, √3 कॉमन लो उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 यक्स, यक्स कॉमन लेंगे, जब √3 यक्स लेंगे तो √3 केवल यक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, √2 इतना बच जाएगा। और यहाँ पर भी कॉमन लो, यहाँ पर √2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन लो, √2, तो यहाँ √3x
प्लस रूट, यहाँ पर कितना था रूट टू बराबर 0, ये आ गया। देखो यहाँ पर प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस आना चाहिए यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे, देखो इसमें भी बराबर आ गया, इसमें भी बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे रूट 3x और माइनस रूट 2, एक पक्ष में इन दोनों को लिख लेंगे और अंदर वाला एक लिख लेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0, ये आ गया। अब इसे हल कर लो, रूट 2, यहाँ देखो माइनस रूट 2 इतना आ गया। अब देखो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। अब इसे हल कर लो, तो देखो रूट 3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में रूट 2 आ जाएगा, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 बटे 3, इसको अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये सेम उसी तरह है दोनों ना, तो दोनों बराबर आंसर आ जाएगा, तो इसे भी हल कर लेते हैं हम। रूट 3x बराबर रूट 2 आ जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, x बराबर रूट 2 बटे 3, ये इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। x के दो बराबर मूल आ चुके हैं, रूट 2 बटे 3, रूट 2 बटे 3, तो ये प्रश्न का आपको आंसर आ चुका है। तो इस प्रोसेस का आप प्रयोग करके, आपको अगर आता है तो आपको तोड़ने की ज़रूरत ऐसे नहीं है, लेकिन आपको नहीं आता है तो आपको तोड़कर ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसे हम मेर दे रहे हैं, तो ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड में, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है एक समीकरण, इसे 1 मान लो, और एक x प्लस वाई बराबर 2 ये दिया हुआ है समीकरण, इसे 2 मान लो। अब इसे हल करो, x और y का मान क्या आता है। तो ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, तो आइए ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं हम। इसमें सबसे अच्छी विधि का प्रयोग चाहे जो भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो, लेकिन आप विलोपन विधि से ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इसे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे हम। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर जब जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे जब आप हम, तो यहाँ देखो प्लस माइनस ये कट जाएगा, x 2x आ जाएगा, 2 2 4 ये आ गया, x बराबर 4 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, दोनों में कोई भी में रख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि आपको सॉल्व करके करना है तो आपको कॉपी में इस तरह करना पड़ेगा स्टेप स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2, x का मान कितना है 2 प्लस वाई बराबर 2, y बराबर 2 बटे 2, यहाँ गलत हो गया, यहाँ देखो 2 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा,
तो y का जो मान आ जाएगा 0। यदि आपको ये प्रश्न में डाउट आता है कि ये सही है या गलत है, तो आपको अगर डाउट आता है तो इसमें रख लीजिए। देखो x का मान 2 है तो 2 रखो, y का मान 0 है तो 2 0 रखो, 2 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, तो ये प्रश्न एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x कॉमन x बराबर 2 कामा y बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को करने से पहले हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण कह रहा है, के का किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं होगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k माइनस प्लस 1 कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्मों के अपर कोई हल नहीं होगा। कह रहा है कि के का किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हमें निकालना है के का कौन सा मान लें कि हमें समीकरण का कोई हल ना हो। तो हम मानेंगे, पहले हम समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखो समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण की तुलना, समीकरण दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस y, ये जो एक है ना इधर लाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 0। ये समीकरण एक मान लो आप। देखो ये जो एक है ना हमें c के रूप में लिखना था, इसलिए हम अंदर कर लिए। अब इसे भी आप लिख सकते हैं 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस ये पूरे का जो है ना जिसे भी अंदर लाओ माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे भी आपको सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से। के का कौन सा मान होगा, आपको के का केवल मान निकालना है। तो हम लिखेंगे a1, a1 की दर पर क्या है, a1 की दर पर है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। b1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b1 का मान है यहाँ पर y है केवल ना, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 y है। और यहाँ 3x था, यहाँ 1 y है। और c1 का क्या मान है, c1 का मान है -1, क्योंकि यहाँ पर सब में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए हम माइनस ले लिए। और इसी तरह इसमें भी देखना है, दो में b का मान क्या है, a2 का मान क्या है, a2 का मान है 2k माइनस 1, ये है। यहाँ पर लिखेंगे b2 का क्या मान है, b2 का मान है k माइनस 1, k माइनस 1। c2 का मान क्या है, c2 का मान है हमारा, c2 का यहाँ पर क्या है देखिए, ये c2 का मान है -2k प्लस 1, -2k प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या दिया है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो हमें समीकरण के कोई हल के लिए यदि
समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तब क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। तो A1 का मान क्या है 3, तो यहाँ पर 3। A2 का मान क्या है, A2 का मान है हमारा 2k-1, 2k-1 ये है। B1 का मान क्या है, B1 का मान है 1। B2 का मान क्या है k-1 बराबर C1 का मान क्या है -1। C2 का मान क्या है -2k+1 ये है। अब देखो ये भी ऊपर है माइनस, ये भी कट गया, माइनस माइनस तो कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 2k-1 बराबर 1k-1 बराबर 1 2k+1 इतना है। अब देखो हमें केवल k का मान निकालना है, तो हम इन दोनों का तुलना कर लेंगे, इन दोनों में तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करेंगे 1 बटे k-1 बराबर 1 बटे 2k+2, 2k-1 है, 2k-1 इतना है। अब देखो इसे पक्षांतर करेंगे तो 2k+1 बराबर k-1 इतना हो जाएगा। ये के इधर लाओ, 2k ये प्लस में इधर आएगा माइनस के हो जाएगा बराबर -1 है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया 2k में से 1 के घटा दो तो कितना हो जाएगा, केवल k आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 2, तो k का कितना मान आ गया -2। तो ये प्रश्न का आंसर आ चुका है, हमें केवल k का मान निकालना है, तो हमें k का मान -2 आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो चुका है। मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे, इसमें हम तुलना के है ना, k का मान जो है -2 नहीं होगा। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया, आंसर पूरा सॉल्व हो चुका है। k का मान -2 के बराबर नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर भी सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक, उसका दूसरा हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। तो दिया है हमें कौन सा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 4x + py + 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है मान लो, और एक समीकरण क्या दिया हुआ है 2x + 2y + 2 बराबर 0। ये समीकरण 2 दिया हुआ है। हम इसे समीकरण 2 नहीं मानेंगे, अभी रुक जाओ। ये हमें ये 2 समीकरण दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। तो हम इसे हल करेंगे। तो देखो इसमें देखो 2 2 2 तीनों में क्या है 2 है, तो हमें इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + y प्लस इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 1 2 1 कम 2 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया x + y + 1 बराबर, ये जो 2 है ना नीचे चला जाएगा 0/2, x + y + 1 बराबर 0। ये से मान लो समीकरण 2। अब कह रहा है कि k का ये p का क्या मान होगा कि समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा।
तो हम लिखेंगे समीकरण की तुलना करेंगे। पहले यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 1 की तुलना इसने करने पर और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इतने से करने पर a1 का मान क्या है? a1 का मान है यहाँ पर 4x, यहाँ एक 1 का मान क्या है? 4a है, तो यहाँ पर a1 जो हो जाएगा a1 बराबर 4, b1 मान क्या हो जाएगा? b1 का जो मान है p है, p का मान दिया हुआ है p, b1 का मान दिया हुआ है p और c1 का जो मान है 8, इतना दिया हुआ है। और a2 का मान क्या दिया हुआ है? a2 बराबर 1, b2 बराबर कितना दिया हुआ है? 1, c2 बराबर 1। यहाँ पर तीनों का जो मान है 1 1 दिया हुआ है। तो अब जब हम इसे हल करेंगे, अब समीकरण युग्म का कोई अद्वितीय हल होगा यदि, यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे, a1 का मान क्या है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे b1 का मान क्या है? 1 1, b1 का मान क्या है? b1 का मान है p और b2 का मान क्या है? 1। अब इसे पक्षांतर करिए, यहाँ पर इसे करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बराबर ना हो p के, ये पक्षांतर करेंगे इतना आएगा p, कितना आ गया p का मान? p का जो मान आ गया 4 के। यही इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज मतलब PF बटे SQ बराबर PT बटे TR और कोण PST बराबर QRT सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, क्या है? PQR, ये PQR एक त्रिभुज है और इसमें ST हमें दिया हुआ है, ये जो कोण है और ये जो कोण है, हमें दिया हुआ है कोण PST बराबर PRT, ये जो दोनों त्रिभुज का कोण है ये दोनों बराबर है। हमें और क्या दिया हुआ है? PS का मान जो है, PS का मान है SQ के अनुपात में है और PT का जो मान है TR के अनुपात में। हमें ज्ञात करना है कि ये जो पूरा त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें क्या दिया हुआ है? पहले हम लिखेंगे, हमें दिया है, पहले दिया है लिखेंगे, क्या क्या दिया है हमें दिया हुआ है, ये 2022 में आया है वो क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि FP बटे QF बराबर है PT बटे RT, हमें ये दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि PS बटे FQ बराबर है PT बटे RT।
हमें ये दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोण PST बराबर है, PST जो बराबर है PQR के बराबर है। PST ये वाला जो त्रिभुज है PQR के बराबर है, ये पूरे त्रिभुज के बराबर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये जो पूरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम किसी तरह इन दो भुजाओं को सिद्ध कर दें बराबर और इन दो जो कोणों को बराबर सिद्ध कर दें, तो ये पूरा त्रिभुज हमें समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है, त्रिभुज PQR जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ज्ञात करना है कि PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब हल, यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि PF बटे FQ बराबर है PT बटे RT। हमें ये दिया हुआ है SQ TR, आप RT को TR भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि PF जो है SQ के बराबर वो है, अनुपात में विभाजित है। और हमें PT जो है ना, P और TR आप ऐसे लिख सकते हैं, TR जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है TR, ये TR समानुपात में है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये जो पूरा त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो अब इसे हम करेंगे, ये जो त्रिभुज है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, FT SQ के अनुपात में है और PT TR के अनुपात में है, दोनों समान अनुपात में है। तो हमें क्या पता है कि यदि कोई त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं की अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वो त्रिभुज को मिलाने वाली मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR में, PQR में क्या है, PQR में PF और SQ, PF और SQ और PT और RT, PT और TR, ये दोनों, ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित हैं। तो समान अनुपात में विभाजित होती हैं तो इनकी ये जो भुजा है ना, तीसरी भुजा को मध्य बिंदुओं को मिला, किसी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां लिखेंगे अतः, क्या लिख सकते हैं, FT समांतर QR, FT जो समांतर है QR के समांतर हो जाएगी। देखो ये त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है ना, ये जो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हैं, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होंगी। तो ये भुजा जो है ना, ये इसके समांतर हो जाएंगी। तो इसके समांतर हो जाएंगी, जब ये T है, इसके समांतर हो जाएंगी। तो अगर ये समांतर है दो रेखाएं, जब आपको पता ही होगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये मान लो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पूरा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ये वाली जो है ना, या फिर से मैं खींच दे रहा हूं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और फिर ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण जो है ना बराबर हो जाएंगे, ये भी संगत कोण हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे कोण PST, कोण PST बराबर हो जाएगा कोण PQR, कोण PQR के बराबर हो जाएगा, कोण PQR के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण, ये संगत कोण हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है, देखिए
हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसे समीकरण 2 मान लो, और यहाँ पर क्या है, ये समीकरण 1 हमें दिया है कोण पी एस टी बराबर है पी क्यू आर के, और यहाँ पर क्या आया है, ये पी क्यू आर इसके बराबर, पी एस टी जो है पी क्यू आर के बराबर है, और यहाँ क्या आया है पी एस टी जो है ना, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो देखो ये कोण इसके भी बराबर है, ये कोण इसके भी बराबर है, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जो हो जाएगा पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ हमें इतना दिया हुआ था, हमें इसके बराबर इसको सिद्ध कर लिए, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ये जो कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो देखो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। इनके सामने भुजा क्या है, पी आर, तो पी क्यू आर क्यू के सामने भुजा क्या है, पी आर बराबर हो जाएगा पी आर क्यू, इसके सामने की भुजा क्या है, पी क्यू। अब देखो कोण पी जो कोण क्यू है क्यू आर के बराबर है, कोण भुजा जो है पी आर क्यू आर के बराबर है। अब देखो हमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं की संगत भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण उनके संगत कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां लिख सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो चुका है। तो देखो यहाँ फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमें दिया था कि कोण पी क्यू पी एफ जो है एफ क्यू के बराबर है, पी टी जो है टी आर के बराबर है, कोण पी जो कोण यस है कोण आर के बराबर है। इतना दिया था। हमें ज्ञात करना कि ये पूरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें दिया है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपात हैं, तो हमें समानुपात है तो समानुपात भुजाएं जो होती हैं, जब दो भुजाएं समानुपात होती हैं उनके मध्य बिंदु जो होते हैं, ये जो रेखाएं होती हैं इनके भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, तो ये भुजा समांतर हो जाएंगी। यहां लिख देंगे हम प्रमेय है एक 6 में त्रिभुज में, तो ये समांतर हो जाएंगी। अब हमें समांतर भुजाओं के संगत कोण बराबर होंगे, तो ये कोण भी बराबर होंगे। हमें दिया है कि कोण जो यस है कोण आर के बराबर है। अब हमने निकाला है कोण यस कोण क्यू के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कोण जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इसके बराबर ये हो जाएगा पी आर और यहाँ पर कोण आर के बराबर हो जाएगा पी क्यू। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी जब, तो हमें त्रिभुज ए बी पी क्यू आर में पूरा दिया हुआ है कोण क्यू कोण आर के बराबर है, कोण पी आर भुजा दोनों इनके सामने की भुजाएं बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी आंसर सॉल्व हो चुका है।